नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक दिन के विराम से पहले भारतीय बाजारों में आज वैसे तो खरीदारी थी, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते खरीदारी की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। 2100-2200 शेयर, रादर 2300 शेयर एक समय पर तेजी में कामकाज कर रहे थे। लास्ट तक आते आते 1700 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। 1/4% की बढ़त निफ्टी बैंक में रह गई, जो कि एक समय पर 1% से ज्यादा थी। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब 3/4% ऊपर बंद हुआ, जो एक समय पर 1.5% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर था, आते आते 1% की तेजी या 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स में 1.5% की तेजी थी, 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स तो लाल निशान में चला गया, जो हरे निशान में था। और रियल स्टेट स्पेस भी आज लाल निशान में ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि एक समय पर बिल्कुल फ्लैट था। तो बाजार में दिखी तो तेजी, और शुक्रवार की तेजी को ही कैरी फॉरवर्ड किया इंडेक्स ने, लेकिन वही 17,799 के जोन यानी 17,800 के जोन पे जाकर इंडेक्स थकता हुआ दिखाई पड़ा और प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी सिस्टम में शॉर्ट लॉन्ग जो है वो कैरी नहीं करेगा, क्योंकि कल बाजार बंद है। तो एक्सपायरी का दिन भी था, फिनेंशियल एक्सपायरी का, तो एक्सपायरी का भी वोलेटिलिटी, और दूसरा कल मार्केट बंद होने की वजह से लॉन्ग्स को कैरी ना करना, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। कल होली या फिर परसों होली, अब इन दोनों में से कोई एक दिन होली है तो आप अपने हिसाब से कंफर्म कर लिएगा, लेकिन इन दोनों में से जो होली के दिन की वजह से भी थोड़ा थिन ट्रेड या लैकलस्टर ट्रेड मार्केट्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल मूड माहौल बढ़िया और सब कुछ अच्छा ही था सो फार। इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स या हैवी वेट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिन स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आते थे, टीसीएस, एशियन पेंट्स, वो सब वापस परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। सभी अपने लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए मार्केट्स में। एफएमसीजी में आज थोड़ा प्रेशर था ब्रिटानिया के अंदर। वो एक रिपोर्ट थी सीएलएसए की इनपुट कॉस्ट को लेकर, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज एज ऑफ नाउ मार्केट में कोई बहुत बड़ा कंसर्न इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, रेंज वाइज 17,500, 17,300 ये दो लेवल्स, और ऊपर की तरफ 17,800, जिसको आप ध्यान रखेंगे। जानकार मान रहे हैं कि 17,600, 17,500 का स्टॉप लेके आप 17,800, 18,000 के जोन्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। ये आशीष भाई आसू भाई बोलकर हमें गए हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं और बातचीत कर लेता हूं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, वेडनेसडे को छुट्टी नहीं है सिद्धार्थ जी, छुट्टी है कल। वेडनेसडे को मार्केट खुला है, तो अगर आप देश के उत्तरी हिस्से में हैं तो आप वेडनेसडे को हमारे साथ ही होली मनाएंगे, और अगर आप देश के दक्षिणी हिस्से में हैं तो आप कल होली मना लेंगे और वेडनेसडे को आप बाजार देखेंगे। सो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा। लेकिन बाजार खुला है वेडनेसडे को, ट्यूसडे को बंद है। ओके, और ग्रीन पैनल डाउन 30%, करंट पी इज 13, मीडियन पी इज 26। व्हाट इज रॉन्ग विद ग्रीन पैनल? ग्रीन पैनल में डीमर्जर है अग्रवाल साहब, मेरे ख्याल से पहले वो ग्रीन प्लाई से डीमर्ज होकर ग्रीन पैनल निकला था, लेकिन वो डीमर्जर से पहले के चार्ट्स पे देख लिया कि बहुत बड़ा मूव इसमें आ चुका है। और रही बात इंडस्ट्री पी की, इंडस्ट्री पी आप उनके लिए वैलिडेट करते हैं जो कि इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज स्पेस में चल रहे हैं। ग्रीन पैनल के सामने आपको कोई कंपनी खड़ी दिखाई नहीं पड़ेगी जिससे आप उसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पे आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। आप से फॉर एग्जांपल आप एशियन पेंट का कंपैरिजन करेंगे पेंट में, तो फिर भी आपको पीयर दिखाई पड़ेंगे, बर्जर, कंसाई या बाकी पेंट कंपनियां। लेकिन ग्रीन पैनल के सामने आपको कंपनी एक दो दिखाई पड़ेंगे, वो भी कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जहाँ पर कंपैरिजन वहीं करेंगे आप जहाँ कोई पीयर कंपैरिजन हो, लेकिन यहाँ कोई प्योर पीयर कंपैरिजन नहीं है। सो इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। दूसरे तेज़ी दिखा चुका है डीमर्जर से पहले, तो थोड़ा हल्का हो रहा है, होने दीजिए। वॉल्यूम थिन है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इनकी मैनेजमेंट से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि मार्जिन अच्छे आएंगे, थोड़ा डिमांड अच्छी है, रियल स्टेट से पिकअप आ रहा है। लेकिन अगेन एक ही कंसर्न है कि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होता है। 1, तो आपके अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2, आप अगर जाना चाह रहे हो तो ग्रीन प्लाई ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दोनों में, पैनल प्लाई में, क्योंकि नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। बाकी आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आईजीएल एंड पतंजलि में निक्स सर, पतंजलि तो लग रहा है कि वो 880 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग रह सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। 880 का स्टॉप लॉस बस क्लोजली ध्यान रखिएगा। आज अपर सर्किट भी लग गया इसमें, वो अदानी विल्मर के साथ बहुत हद तक स्टोरी को रिलेट करती है इनकी, जिसकी वजह से भी आप मान लीजिए। नंबर्स भी वीक थे इस बारी के, तो नंबर्स के बाद में स्ट्रीप रिएक्शन था, प्लस अदानी विल्मर की गिरावट का भी इम्पैक्ट यहाँ पर था कुछ कुछ। वो बहुत लंबी कहानी, आराम समझाऊँ कभी। लेकिन 880 क्लोज स्टॉप लॉस, जिसको आप ध्यान रखिए, और लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट अभी बने रहे। मोमेंटम आए, ऊपर प्रॉफिट थोड़ा बहुत ले लें, बेस्ट है।
अंबुजा सीमेंट में क्या करें, 400 के रेट पर है, 1000 शेयर बने रही है अजय सर। मतलब फेर बदल की ऐसी कोई दिक्कत तो लग नहीं रही। सिचुएशन रिवाइव हो ही रही है, ग्रुप की भी और सीमेंट की भी, दोनों की। तो आप इसको अगर दो तरह से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। पहला, सीमेंट स्पेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट ग्रुप है कैपेसिटी वाइज। अल्ट्राटेक श्री के बाद इनका नंबर आता है एसीसी अंबुजा का जॉइंटली। और इंडिविजुअल भी देखेंगे तो 5वें या 6ठे नंबर पे दोनों कंपनियां लाया करती हैं। इसके अलावा ये हो गया सीमेंट का पार्ट। रियलाइजेशन अच्छे हैं, सीमेंट डिमांड अच्छी है, इंफ्रा की डिमांड रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस भी है और हाउसिंग स्पेस से भी डिमांड आ रही है। प्राइस हाइक की बातचीत भी वैसी ही चल रही है। तो वो पार्ट तो हो गया एक। अब आता है ग्रुप की बात। तो अदानी समूह में जब बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, बड़े निवेशक एंटर कर रहे हैं, तो कुछ सोच के एंटर कर रहे होंगे। 1 2 ग्रुप के केस में एक ही कंसर्न पहले दिन से मैं आज तक हाईलाइट करता आया हूँ। मतलब बाकी मुझे नहीं पता है जो रिपोर्ट एंड ऑल में मेंशन हो गया, लेकिन एक ही चीज़ मुझे दिखती है कि ये ग्रुप बियॉन्ड प्राइस चलता है। बियॉन्ड प्राइस मतलब 100 रुपये कमाता है तो आपको अगर 10 टाइम मिलेगा तो 1000 रुपये का दाम होगा ईपीएस के हिसाब से, लेकिन ये लाख रुपये दाम पाता था। तो बहुत ओवर प्राइस था, तो बाजार ने उसको अंडर प्राइस कर दिया हाल फिलहाल की गिरावट के बाद। राइट साइज कर दिया, बेसिकली अंडर प्राइस नहीं कर दिया, राइट साइज कर दिया। तो राइट साइजिंग चल रही है। तो ग्रुप में अगर आप कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो यही 3 नाम मैंने हमेशा मेंशन किए हैं, अंबुजा, अदानी पोर्ट और अदानी विल्मर। आप इन तीनों में से कोई भी एक चुनना चाहो चुन सकते हो, जो आपके हाथ अभी आ जाए। लेकिन जो नीचे मिल गया वो ज़्यादा बेटर। और पिछले 3-4 दिनों के फियास्को, यानी कि पुल बैक का फियास्को बहुत तेज़ था, तो इसलिए अभी एंटर मत करना, वेट कर लो, नीचे मिल जाएगा फिर से एंटर कर लेना। अदानी एंटरप्राइज में अनुराग सर, आज सुबह ही आशीष जी से बात हो रही थी, बहेती जी से, और उनका ये कहना है कि आप अगर आपके पास हैं तो आप 1800 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग रह सकते हो। 2400 का टारगेट वो देख रहे हैं एटलीस्ट, तो आप उसके हिसाब से कॉल लो। बट ये ध्यान रखना, जितनी तेज़ ऊपर से नीचे आया उतनी तेज़ नीचे से ऊपर भी गया है। सो दोनों तरह की चीज़ें बहुत हैं, और जब भी कभी किसी ग्रुप में न्यूज़ फ्लोज बहुत हों तो उससे दूर होना इज़ द बेस्ट केस। ऐसा नहीं है, उस न्यूज़ फ्लो के दम पे बहुत कुछ सस्ता मिल रहा था वो ले लेते इंस्टेड ऑफ वो ग्रुप, क्योंकि वहाँ न्यूज़ फ्लो चलते रहेंगे अभी थोड़े दिन। तो जब न्यूज़ फ्लो ख़त्म हो जाए फिर उनमें कुछ एक्चुअल स्टोरी बनेगी, तब तक के लिए सिर्फ फियास्को का हिस्सा रहेंगे। थैंक यू दास साहब। ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड ब्रिटानिया, एनी बैड न्यूज़ फॉर ब्रिटानिया? दास साहब, डाउनग्रेड जो हुआ है वो अर्निंग को लेकर हुआ है। उन्होंने बात बोली है कि जो इनपुट कॉस्ट है, वीट और दूध, इनके प्राइसेस बढ़े हैं और इसकी वजह से कंपनियों के मार्जिन हिट होंगे। ये आप भी बखूबी जानते हैं कि दूध की कीमतें कैसे बढ़ी हैं। 28 रुपये तो आपको आधा किलो का अमूल का दूध का पैकेट मिलेगा, और बाकी अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी 82 रुपये हो गया 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो बढ़ाया उन्होंने भी। सो इस तरह से जब दूध के दाम बढ़ेंगे तो जो भी लोग इनपुट यूज़र हैं दूध के, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियसली आता है वो जो ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, इन सब के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है एग्री प्रोडक्ट्स का, तो वो इम्पैक्ट कर गया। प्लस वीट के प्राइसेस भागे हैं, और वीट के लिए सबसे बड़ा यूज़र ब्रेड कंपनीज एंड बिस्किट कंपनीज ही होंगी, क्योंकि वो अरारोट हो या मैदा हो या फिर आटा हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट में यूज़ होता है वीट एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो इनकी कॉस्ट का करीब 40 से 50% हिस्सा जो है ये यही प्रोडक्ट लाते हैं। और अब कॉस्ट बढ़ेगी 40 से 50% जो हिस्सा है उसकी, तो ऑब्वियसली बात है मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा ही। तो मार्जिन हिट होंगे, तो इसी बात को उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस साल थोड़ा बहुत, अगले साल थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये बात उन्होंने मेंशन की है। इसी वजह से शेयर ने गोता लगा दिया नीचे का। लेकिन एक बार ब्रिटानिया ने अगर प्राइस हाइक ले लिया तो सारा मार्जिन सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हाइक हो गया। सो बस उनके वॉल्यूम हिट हो जाते हैं उस टाइम पर। तो ये थोड़ा टाइट रोप होता है कि प्राइस हाइक किया तो वॉल्यूम हिट होंगे, प्राइस नहीं हाइक किया तो मार्जिन हिट होंगे। तो उससे बचने के लिए ये काम किया था कि बिल्कुल समन्वय बनाओ, जिसमें कंपनियां क्या करती हैं कि ग्रामेज कम कर देती हैं, 100 का 80 ग्राम कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो इस तरह की चीज़ें करती हैं। लेकिन देखते हैं अब कैसे उसको ब्रिटानिया डील करेगा। लेकिन CLSA काम पहले भी कर चुका है, तो आप इस चीज़ से ना बॉदर हो कि CLSA ने डाउनग्रेड किया। CLSA इसे 2500 रुपये से डाउनग्रेड करता 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 आज 4500 तक टारगेट ले आया है। वो डाउनग्रेड अपग्रेड चलता रहता है उनका। आप कमेंट्री पढ़िए और प्राइस को भूल जाइए। वो अपना ब्रिटानिया इज़ अ क्वालिटी स्टॉक, जस्ट होल्ड इट। सिप्ला में इन्वेस्ट कर सकते हो सिद्धार्थ सर, क्योंकि मुझे लगता है फार्मा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं भी, क्योंकि फार्मा में बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है। 1, बहुत ज़्यादा प्राइस टूट चुका है। 2, 3 वर्स्ट ऑलरेडी आप देख चुके हो। US FDAs हो, प्राइस के नंबर्स ख़राब हो, बुरी चीज़ें हों,
तो जो दौर आईटी का था कुछ समय पहले वो अब फार्मा का लग रहा है, और कोई भी इसे सुनना और समझना और लेना नहीं चाह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। तो ये एक बार को देखा जा सकता है। आप इसमें पिक एंड चूज़ करके अच्छी कंपनी में जा सकते हो। आज डीवीस पे तो आशीष ने राय दी थी कि अभी नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए बढ़िया है। लेकिन ठीक है, अगर आप एक्यूमुलेशन वाले प्लेयर हो और आपको लगता है आप एक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक्स को, थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, तो आप क्वालिटी नामों में जा सकते हो और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हो। डीवी स्लैब आ ही गया दीक्षित जी का सवाल। दीक्षित जी आपको जवाब दे ही दिया मैंने डीवी स्लैब को लेकर। इसके अलावा आईजीएल कमेंसेस ऑपरेशन इन माय लोकेलिटी। वेरी नाइस सर। मलिक जी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, अगर आईजीएल ने कौन आपकी लोकेलिटी में कामकाज शुरू किया है, बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। ओके, प्रिंस पाइप एंड एलटीटीएस। रवि सर, एलटीटीएस इज़ अ गुड स्टॉक टू गो। नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि एलएनटी टेक सर्विसेज जिसकी आप बात करो, एलएनटी माइंड ट्री बन गया अब। तो वो कंसोलिडेशन चल रहा है दोनों ही कंपनियों का, तो कंसोलिडेशन टेक सम टाइम। तो कंसोलिडेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इश्यूज रहते हैं, जो एडजस्टमेंट्स थोड़े बहुत। अब आप ऐसे समझो कि दो कंपनियां हैं या दो दुकानें हैं, दोनों प्रोडक्ट एक साथ मर्ज हो गई। कुछ प्रोडक्ट तो कॉमन ही होंगे, कुछ क्लाइंट कॉमन होंगे, तो कुछ प्रोडक्ट कॉमन हटेंगे, कुछ क्लाइंट नहीं आएंगे, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये सब कंपनी के 2-3 क्वार्टर के नंबर में रहेगा। वो पार्ट को अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो और उस पार्ट के बाद जो प्राइस फॉल होगा उसको में और एक्यूमुलेशन के लिए तैयार हो, तो इट्स अ गुड कंपनी टू गो। एलएनटी एज अ पेरेंट और क्वालिटी आईटी कंपनी, तो वो इशू नहीं है। बस ये थोड़े बहुत जर्क्स आएंगे, उन जर्क्स को अगर आप झेलने के लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस 5 एक तरफा चला तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई ओवर सोल्ड ओवर बॉट। अरे चिन्मय साहब, कल आपने ये सवाल मुझसे शायद ट्विटर पे भी पूछा था। देखिए ये वैसे तो मैं तकनीकी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, तो मेरी सीमित ही जानकारी है इसको लेकर। आप किसी टेक्निकल एनालिस्ट से बात करेंगे वो शायद ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा। अपनी सीमित जानकारी में जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ कर देता हूँ। ये देखिए, जो आप आरएसआई निकालते हो, इसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। ये बेसिकली एक इंडेक्स होता है जो कि टेक्निकल पैरामीटर पे डिसाइड करता है कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है 14 डेज प्री एंड 14 डेज पोस्ट के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर पिछले 14 दिन में ज़्यादा बार लाल निशान में बंद हुआ है, ज़्यादा बार हरे निशान में बंद हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है। 8 टाइम्स ऊपर 8 टाइम्स नीचे, तो ऐसे करके काम करता है। लेकिन अब मतलब इसकी डीप टेक्निकल नॉलेज तो और ज़्यादा जाएंगे तो बहुत समय खा लूँगा मैं। लेकिन मोटा मोटा आप इतना समझ लिए कि अब ये 30-35 के नीचे आता है या 20-22 की रेंज में आता है तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। और जब वो 70 के ऊपर जाता है तो टेक्निकली उसे ओवरसोल्ड, ओवरबॉट माना जाता है, नहीं महंगा हो जाता है। 70 के ऊपर महंगा, 35 के नीचे सस्ता मानते हैं। लेकिन अगेन यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस न्यूज़ की वजह से वो नीचे आया है, किस फ्लो की वजह से नीचे आया है, किसी ने माल छोड़ा है, कोई एफआई आउटकम आया है, या ये कंटिन्यूएशन में इसका आरएसआई इतना मेंटेन हो रहा है, या सडन इसका आरएसआई ड्रॉप हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। तो अकेला ये सोल इंडिकेटर नहीं है, बट अमंग ऑल आप इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगेन ये टेक्निकल एनालिस्ट की भाषा है जो मेरी समझ में थोड़ी कम आती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मतलब आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट। स्पाइस जेट के केस में शेख साहब, स्टिल अगर आप जाना चाह रहे हो तो आई विल प्रेफर, मतलब वैसे तो एविएशन में मुझे कभी कन्विक्शन नहीं आया आज तक। उसकी 2-3 वजह है। एक तो मेजरली कमोडिटी बेस्ड ये पूरा ग्रुप है, इसमें कमोडिटीज़ का इनपुट कॉस्ट का बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है 1। 2, ज़्यादातर सभी कंपनियों की जो रेंटल कॉस्ट एंड लीज कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, और वो मेंटेन रहेगी डिस्पाइट इनको रेवेन्यूज़ कैसे भी आए। 3, बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा एयरपोर्ट्स में जाता है बतौर उनके टैक्सेस एंड चार्जेस, जो आपको फार्दर पास ऑन हो जाता है। 4, इन सब के बाद कुछ बचता है तो वो जाती है एम्प्लॉय कॉस्ट और बाकी चीज़ों में टू मेंटेन द गुड सर्विस। तो इंडिगो के अलावा अब तक इसे कोई मेंटेन कर नहीं पाया है ठीक ठाक। एयर इंडिया कर रहा है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। सो इंडिगो के केस में अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ एविएशन में, बट अगेन इट्स अ मोमेंटम स्टॉक। और स्पाइस जेट के केस में क्योंकि वर्स्ट ऑलरेडी ये देख चुका है स्टॉक, तो आप मोमेंटम के लिए अगर इसमें हो तो ठीक है, तो आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी तलाश रहे हो तो दिस इज़ नॉट द राइट सेक्टर फॉर दैट। तो बेटर ये है कि आप मोमेंटम चेस कर लो, मुंह में पैसा बन जाए थोड़े दिन बाद निकल जाना। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत बुरा टूट चुका है। लेकिन अदरवाइज में वो मत ढूंढना कि ये बहुत 20 साल की स्टोरी या 30 साल में मल्टीबैगर बनेगा, वो इस तरह की चीज़ें शायद ना मिले आपको। ओके, हाउ टू नो निफ्टी पी, गूगल कर लिए सागर साहब, निफ्टी की एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख लीजिए।
लेकिन निफ्टी पी में एक एडजस्टमेंट होता है, उसका ध्यान रखिएगा कि जब निफ्टी रीबैलेंस होता है तो कई बार क्या होता है, हायर पी की कंपनी जैसी निफ्टी रीबैलेंसिंग में ऐड होगी वो एवरेज पी को ऊपर ले जाएगा, और जैसे ही कोई अच्छी अर्निंग वाली कंपनी ऐड होगी वो पी को नीचे ले आएगा। तो रीबैलेंसिंग को आप ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से पी एक्सपैंड एंड श्रिंक होता रहता है, लेकिन अदरवाइज निफ्टी पी आपको आराम से एनएससी मिल जाएगा और एक अच्छा बेंचमार्क भी होता है। याद रखिएगा नीचे 17, 18, 17, 20, 21, 22 की रेंज में मिल जाए निफ्टी लॉन्ग, ऊपर 30, 32 चला जाए, बेच दीजिए। सीधा गणित मोटा मोटा ये बाजार पे जानकार मानते हैं। आयन एक्सचेंज एंड हिताची एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म। सर हिताची ऑलरेडी 150 रुपये का 2600 देख कर आ चुका है, उसके बाद आप ले सकते हो क्योंकि इक्विटी छोटी है, बस यही है कि इसके साथ अच्छी चीज़ है। और एक टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी थी इनकी, जब फिर उन्होंने अलग अलग कर दिया, पावर बिजनेस अलग चला गया और एसी वाला कारोबार अलग चला गया। तो हिताची दूसरा वाला जो इंजीनियरिंग वाला वो तो बढ़िया है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला थोड़ा कमज़ोर है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे आयन एक्सचेंज कंपनी ठीक है, लेकिन एक बड़े रनअप के बाद ही मिल रहा है, सो कूल ऑफ में मिल जाए तो आप एंटर कर सकते हो। बट हिताची में दूसरी वाली कंपनी में फोकस करना, हिताची इंजीनियरिंग वाली बेस पे नहीं। एनी स्टॉक दैट इज रिलेटेड टू फिटनेस इन इंडिया? दीक्षित सर फार्मा, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कोई भी जिम में जाके रोज़ वर्कआउट नहीं कर सकता, और कर भी लेगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो फार्मा इज़ द बेस्ट प्ले अगर आप फिटनेस पे प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि आप फार्मा तो चाहिए ही चाहिए। जिस तरह की हमारी वेस्ट साइज़ बढ़ रही है, मतलब मेरी मैं कह लेता हूँ, चलिए बाकी का तो छोड़ दीजिए, वो वापस रिड्यूस करना फिर भी पॉसिबल है अप टू अ लिमिट, लेकिन उसके बाद एज के साथ वो बढ़ेगा ही, और जब वो बढ़ेगा विद दिस लाइफस्टाइल तो आपको फार्मा चाहिए ही चाहिए होगा। सो बेस्ट हेज अगर आप खेलना चाह रहे हो फार्मा में, तो आपके पास 3 ही हेज हैं। आप लिकर एंड QSR स्पेस ले सकते हो, 1 फॉर बर्बादी, जो फॉर जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। सेकेंड हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल, जस्ट टू हेज दोज राइजिंग लाइफस्टाइल या गेटिंग वर्स्ट। और थर्ड इज़ इंश्योरेंस, जस्ट टू कंपनसेट दोज राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। तो ये 3 हेज बन सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आप कैसा सोचते हो, तो उसके हिसाब से आप कॉल लेना। और बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि अभी इंडिया इज़ अमंग द यंग नेशन इन द वर्ल्ड। आप 20 साल बाद जाके ओल्ड नेशन इन द वर्ल्ड बनोगे, तब जाके ये सब स्टोरी प्ले करेंगी। तो उतनी लंबी स्टोरी अगर आपकी है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ये थीम बहुत लंबी है। सो कॉल लीजिएगा उसके हिसाब से, पिक एंड चूज़ करिएगा। सर हेल्थ स्टॉक में क्या देखना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन स्लो होने पर खाने में कमी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में नहीं कर सकते। गाड़ी कम सकते हैं, पर ज़िंदा रहने के लिए तो आज इलाज करवाएंगे ही। आपका व्यू सर? सौराब सर, मैं थोड़ा सवाल ठीक से समझ नहीं पाया इतनी जल्दी फ्लेम में, लेकिन एक ही चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर आप लाइफस्टाइल रिलेटेड स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको उन्हीं स्टॉक पे को पिक करना होगा जो स्टॉक हॉस्पिटल में प्रोमिनेंट हैं, फार्मा में प्रोमिनेंट हैं, और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोमिनेंट है। बी विद द लीडर्स, क्योंकि लीडर को जल्दी सेकंड बनने में समय लगेगा, और उनको एटलीस्ट रिप्लेस करने से पहले वो खुद अपनी स्ट्रैटेजी को रीवर्क कर लेंगे। सो अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इतने कम समय में उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। बट अर्लियर एक्सप्लेनेशन आप एक बार को उसमें देख सकते हो। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल, और आप ये वीडियो भी वहीं देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में वहीं डालता हूँ, और उसके बाद किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।